हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम यहाँ पर ना ये लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है, जिसमें कि हम लोग प्रोजेक्ट फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये भी छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और फिर आपका जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा मेरे एंड से। कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके। ऑल्सो जो नोट्स है वो हम फ्री नहीं देते हैं, नोट्स हमारे पेड कोर्सेज का पार्ट होता है, केवल क्लासेस फ्री रहती हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के साथ में। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जो हैं उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं। तो एक एक कर हम इन सभी को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले और सबसे फेमस होता है आपका रोड हाईवेज, जहाँ पर प्राइमरी रेवेन्यू आपका टोल कलेक्शन होता है या गवर्नमेंट एन्युटीज होती हैं, जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा, इसको ना ऐसे नहीं पढ़ो, इसको ऐसे समझो कि भाई हमारे पास में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं सब में ना तीन तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि हाउ विल इट अर्न। फिर क्या यहाँ पर गलत जा सकता है, दैट इज रिस्क। और कौन इस रिस्क को बेयर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट या ट्रिपल पी मॉडल हमारे पास है, ठीक है। अब हमारे पास में रोड्स अगर आप देखेंगे तो किस तरह से रोड्स जो हैं वो अर्न करती हैं यहाँ पर रेवेन्यू। सो अब यहाँ पर क्या क्या की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके पास? कंसेशन एग्रीमेंट होगी, ठीक है, या फिर आपके पास में स्टेट का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट काम कर रहा होगा। सो अगर मान लो आपने एक हाईवे बिल्ड किया, आपने टोल कलेक्ट करा, ट्रैफिक हाई है प्रॉफिट होगा, ट्रैफिक हाई नहीं है लॉस होगा। तो प्राइवेट पार्टी जो होती है वो इस ट्रैफिक रिस्क को बेयर कर रही होती है बॉट या टोल मेथड में, ठीक है। तो बिल्ड ऑपरेट आपका जो चलता है इसके अंदर। अच्छा, बिल्ड ऑपरेट टोल के अंदर तो हमारे पास प्राइवेट पार्टी हो गई। इसके अलावा मान लो आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपका गवर्नमेंट जो है वो 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे कर रही है, कौन सा होगा? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो यहाँ पर रिमेनिंग आपका एन्युटी की तरह पे किया जाएगा। अब ये यहाँ पर आप किसी ट्रैफिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, गवर्नमेंट बेयर कर रही है। और अगर आपके पास में टीओटी मॉडल रहेगा तो गवर्नमेंट सेल करेगी एग्जिस्टिंग हाईवेज को प्राइवेट सेक्टर के पास, इन्वेस्टर पे करेंगे अपफ्रंट, कलेक्ट करेंगे टोल को 20 से 30 साल के लिए, और ये यहाँ पर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में अलग अलग मॉडल्स हैं। रिसेंट इनिशिएटिव्स में भारतमाला परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टॉट मॉडल फॉर आपका एसेट मोनेटाइजेशन। सो रेवेन्यू मॉडल डिटेल्स, बॉट मॉडल में यूज करेंगे, यहाँ पर यूजर टोल कलेक्शन होगा, प्राइवेट जो है वो रिस्क बेयर कर रहे हैं। बॉट एन्युटी में गवर्नमेंट, हैम में आपका गवर्नमेंट की एन्युटी और अपफ्रंट रहेगा। शेयर्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करेंगी ट्रैफिक रिस्क को। टॉट में अपफ्रंट पेमेंट होगी कंसेशनर्स से, अब गवर्नमेंट मोनेटाइज करेंगी ऑपरेशनल एसेट्स को। क्या क्या की रिस्क हैं? सबसे पहले आते हैं लैंड एक्विजिशन की तरफ। अब यहाँ पर क्या होगा? प्रोजेक्ट आपका इसलिए अटक गया क्योंकि लैंड जो थी वो रेडी ही नहीं थी। तो मिटिगेशन में गवर्नमेंट क्लियर करेगी लैंड को बिफोर प्रोजेक्ट, जैसे कि आपका हैम के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ट्रैफिक लीकेज में क्या होगा? अगर मान लो हमारी बहुत कम व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है, हाईवे के ऊपर, तो कम रेवेन्यू जनरेट होगा। मिटिगेशन कैसे करेंगे? ट्रैफिक स्टडी करेंगे पहले हम। मेंटेनेंस कॉस्ट है आपके सामने, तो यहाँ पर हमारे पास रोड रिपेयर कॉस्ट बहुत हाई है, तो लाइफ साइकिल प्लानिंग की जाएगी पूरी तरीके से यहाँ पर कि कितनी कॉस्टिंग जाएगी। रेगुलेटरी चेंजेस, अगर मान लो जैसे टोल पॉलिसी में चेंजेस आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में क्या देखा जाता है कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिकॉशंस लेकर चले, अश्योर्ड रिटर्न्स मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से एन्युटी मॉडल्स में। कंस्ट्रक्शन डिलेज अगर हो रहे हैं कंप्लीशन वगैरह में, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइलस्टोन लिंक्ड पेमेंट्स करेंगे, लिक्विडेट करेंगे डैमेजेस को। कंपटीशन रिस्क, नई रोड्स आ गई सेम कॉरिडोर में, कंसेशन एक्सक्लूसिविटी यहाँ पर मिलेगी, और हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्शन को यूज किया जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कौन सा है? पावर, ठीक है। तो पावर सेक्टर में हम ये देखते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट आपका अर्न कर रहा है, पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू। तो मान लो पावर प्लांट है, इसने 25 इयर्स का पीपीए किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ साइन करा, तो टैरिफ यहाँ पर मान लो एक ले लेते हैं 3.5 रुपीज पर यूनिट का, ठीक है। तो ऐसे में अब हमारे पास में इनको अमाउंट जो है वो रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल रहेगा। तो डिस्कॉम क्रेडिट रिस्क हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जो डिस्कॉम है वो पेमेंट में डिले कर दे अगर 6 महीने की, तो प्रोजेक्ट यहाँ पर रिपे नहीं कर पाएगा लोन को। ऐसे में हम लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटीज यूज करते हैं। तो की कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास रहते हैं, टिपिकल 10 और 20 से 25 साल रहता है। जनरेशन में थर्मल, हाइड्रो
न्यूक्लियर, सोलर, विंड, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। रेगुलेटर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन हो गया, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो गया। क्या क्या की रिस्क है? फ्यूल सप्लाई का रिस्क सबसे पहले आपके सामने आता है। फ्यूल सप्लाई रिस्क में क्या होगा, हमारे पास में कोल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट यहाँ पर इसको मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। रेगुलेटरी रिस्क आ गए, जैसे टैरिफ रिड्यूस कर दिया, तो पीपीए के पास में हम क्लॉजेस के थ्रू इस तरह के रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्कॉम क्रेडिट रिस्क, जैसा मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिले कर रही है पेमेंट, एलसी यूज करो, पेमेंट सिक्योरिटी, स्टेट गारंटी। रेगुलेटरी रिस्क में टैरिफ रिवीजन हो गया, तो पीपीए पास थ्रू मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, रेगुलेटरी रिटर्न। मर्चेंट रिस्क आ गया, पावर हमने यहाँ पर स्पॉट मार्केट में सेल कर दी, हेजिंग करना होगा, हमें डाइवर्सिफाई करना होगा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करने हैं। ठीक है, तो अगर कोई पीपीए नहीं है और हम सेल कर रहे हैं ओपन मार्केट में, तो ये बहुत रिस्की आपका हो जाता है। फिर ट्रांसमिशन रिस्क होते हैं कि ग्रिड कंस्ट्रेंट्स आ गए, फिर हमारे पास ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी गारंटी होनी चाहिए, आईएसपीएस वेवर्स होते हैं। फोर्स मेजोर में नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, तो इंश्योरेंस फोर्स मेजोर क्लॉसेस लेंगे। टेक्नोलॉजी रिस्क, न्यू टेक्नोलॉजी की अच्छी परफॉर्मेंस है, तो प्रूवन टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस गारंटीज चाहिए। तो यहाँ पर क्रेडिट वर्दीनेस जो होती है डिस्कॉम्स की, वो एक क्रिटिकल रिस्क फैक्टर है पावर प्रोजेक्ट्स में। बहुत सारे लैंडर्स यहाँ पर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म डिमांड करते हैं ताकि इस रिस्क को मिटिगेट करें। अब पीपीए के स्ट्रक्चर्स किस तरह से होते हैं, ये यहाँ पर देखेंगे, तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले टेक और पे, बायर यहाँ पर एनीवे पे करेंगे, तो रिस्क आपके लिए कम हो गया एज एन ऑर्गेनाइजेशन। टेक एंड पे, यहाँ पर हमारे पास में पे तभी किया जाएगा अगर यूज किया गया, तो रिस्क यहाँ पर आपके पास में हाई हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर टू पार्ट टैरिफ है, कैपेसिटी चार्ज लेंगे और एनर्जी चार्ज लेंगे, तो रिस्क शेयर करा, कैपेसिटी चार्ज हमारे पास में कवर करेगी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो एक बैलेंस हमारे पास में ये तरीका हो गया। सिंगल पार्ट टैरिफ में सिंगल टैरिफ सभी कॉस्ट को कवर करेगा, जनरेटर बेयर करेगा वॉल्यूम रिस्क को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में पावर प्रोजेक्ट्स आ गए। देन आता है पोर्ट्स, कि पोर्ट्स यहाँ पे कैसे अर्न करेंगे। एक तो वेसल के चार्जेस रहते हैं, जैसे शिप की एंट्री हो रही है, और एक कार्गो चार्जेस होते हैं जिसमें की लोडिंग अनलोडिंग होती है। तो पोर्ट यहाँ पर कोल्ड शिपमेंट अगर मान लो हैंडल कर रहे हैं एग्जाम्पल में, तो चार्ज करेंगे शिप एंट्री फी और कार्गो हैंडलिंग फी। समझ में आ गया, तो रेवेन्यू यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम कितनी है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पर कंसेशन एग्रीमेंट आप पोर्ट ट्रस्ट के साथ, मैरीटाइम बोर्ड के साथ कर रहे हैं। टिपिकल कंसेशन पीरियड 30 साल का है। पोर्ट टाइप में मेजर पोर्ट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, नॉन मेजर पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के। रेगुलेटर में टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स यहाँ पर आपके मेजर पोर्ट्स के लिए रहते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसमें आपके रेवेन्यू सोर्सेस क्या हैं। तो वेसल रिलेटेड चार्जेस जैसे बर्दिंग के, पायलटेज के, मूरिंग के, पोर्ट ड्यूज रेगुलेटेड हैं, और यहाँ पर वेसल जीआरटी के ऊपर फिक्स्ड है। कार्गो रिलेटेड हैंडलिंग, स्टोरेज, वॉरफेयर, डेम्यूरेज, तो रेगुलेटेड है कार्गो टाइप के ऊपर। लीज रेंटल्स, लैंड लीज की है पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, मार्केट बेस्ड है, लॉन्ग टर्म लीज। अदर सर्विसेज में वाटर सप्लाई, वेस्ट डिस्पोजल या फिर यूटिलिटीज, तो वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं। ग्लोबल ट्रेड साइकिल्स, वॉल्यूम फ्लक्चुएशन होती हैं इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ। डाइवर्सिफाइड कार्गो मिक्स, लॉन्ग टर्म कार्गो एग्रीमेंट्स। हिंटरलैंड कनेक्टिविटी, पुअर रोड है, रेल लिंक करेंगे पोर्ट के साथ में। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेल और रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं। कंपटीशन में नियर बाय पोर्ट्स आपके लोअर टैरिफ्स, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, वैल्यू एडेड सर्विसेज, कैप्टिव कार्गो। रेगुलेटरी चेंजेस, टैरिफ कैप्स होते हैं और पॉलिसी चेंजेस। कंसेशन एग्रीमेंट प्रोटेक्शन, टैंप स्टेबिलिटी। डिरेजिंग रिक्वायरमेंट्स, सिल्टिंग अफेक्टिंग ड्राफ्ट, रेगुलर डिरेजिंग होगी, ड्रेजिंग रिजर्व्स आपके पास होंगे। कार्गो कंसंट्रेशन, डिपेंड करेंगे सिंगल कमोडिटी के ऊपर, डाइवर्सिफाई करेंगे कार्गो मिक्स को। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के रिस्क भी आपके सामने आते हैं। पोर्ट में हम ट्रिपल पी मॉडल्स यूज कर रहे हैं, बॉट यूज करेंगे बर्थ के लिए, तो प्राइवेट एंटिटी बिल्ड करेगी, ऑपरेट करेगी स्पेसिफिक बर्थ। प्राइवेट बेयर करेंगे कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल रिस्क को। ठीक है, बॉट होल्ड पोर्ट में प्राइवेट एंटिटी बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे एंटायर पोर्ट को, मैक्सिमम रिस्क ट्रांसफर। लैंडलॉर्ड पोर्ट में गवर्नमेंट ओन करेगी लैंड को, प्राइवेट ऑपरेट करेंगे टर्मिनल्स को, रिस्क शेयर कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन मॉडल। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट एंटिटी प्रोवाइड करेंगे स्पेसिफिक सर्विसेज, लिमिटेड रिस्क है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे
ग्लोबल ट्रेड रिस्क है कि भाई रिसेशन आ गया तो लेस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो कार्गो डाइवर्सिफाई करो। कनेक्टिविटी रिस्क में कोई प्रॉपर रोड या रेल लिंक नहीं है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। कंपटीशन है तो नियर बाय पोर्ट चीपर हो गए, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी। डीरेजिंग रिस्क है कि भाई वाटर डेप्थ रिड्यूस हो गई, तो रेगुलर डीरेजिंग हमें यहाँ पर करनी होगी। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड मॉडल में गवर्नमेंट ओन कर रही है लैंड को, प्राइवेट ऑपरेट कर रही है। बॉट में प्राइवेट बिल्ड करेगी और ऑपरेट करेगी। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेड प्राइवेट रोल रहेगा, और सबसे जो कॉमन रहता है वो लैंडलॉर्ड मॉडल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं एनर्जी ट्रांसमिशन, गैस या ऑयल पाइपलाइन से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। गैस पाइपलाइन है, कंपनी बुक करेगी कैपेसिटी, फिक्स चार्जेस पे करेगी, अगर यूज नहीं भी की तो भी पेमेंट करनी है, लाइक टेक और पे। तो हमारे पास स्टेबल प्रेडिक्टेबल इनकम होती है, ओपन एक्सेस दी जाती है मल्टीपल यूजर्स को, रेगुलेटेड टैरिफ्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 10 से 20 साल का टेनोर होगा। गैस ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट्स रहेंगी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड गैस पाइपलाइंस के लिए रहेगा, और कॉमन कैरियर आपके पास में ओपन एक्सेस रेगुलेटेड टैरिफ्स रहते हैं। ठीक है, रिवेन्यू मॉडल की बात करें तो रिवेन्यू मॉडल में हमारे पास कहाँ से आता है, कैपेसिटी चार्ज, फिक्स चार्ज है रिजर्व कैपेसिटी के लिए, टेक और पे, यूसेज चार्ज, यहाँ पर वेरिएबल चार्जेस की आपने एक्चुअल थ्रूपुट कितना रखा। टैरिफ स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके पास है डिस्टेंस बेस्ड या फिर जोनल टैरिफ। इसके अलावा हमारे पास में और क्या है, रेगुलेटेड रिटर्न्स, तो पीएनजीआर भी डिटरमिन करेंगे अलाउड रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो की रिस्क का मिटिगेशन कैसे होगा, सबसे पहले रेगुलेटरी चेंजेस में टैरिफ रिवीजन, ओपन एक्सेस पॉलिसीज। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले अगर हम देखें, देखो एक तो आता है वॉल्यूम रिस्क कि लेस गैस ट्रांसपोर्ट की गई, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स करने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारे पास आते हैं रेगुलेटरी रिस्क कि टैरिफ चेंज हो गए, तो फ्रेमवर्क्स हमें रेगुलेटेड यूज करने हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर इस तरह के रिस्क आपके सामने आते हैं। अब देखो एक बारी, कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी, मान लो गैस प्राइस यहाँ पर बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी सिचुएशन में डिमांड फॉल करते हुए देखेंगे, तो मिटिगेशन में टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स और मल्टीपल कस्टमर्स को यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, देन आता है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क में क्या होगा, कस्टमर डिफॉल्ट कर जाते हैं, मिटिगेशन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट्स या पेरेंट गारंटी यूज की जाएगी। फिर आते हैं राइट ऑफ वे की तरफ, तो पाइपलाइन रूट यहाँ पर गवर्नमेंट अब सपोर्ट हो रहा है, एडवांस प्लानिंग की जा रही है, तो हमारे सामने यहाँ पर आप क्या देखेंगे, पाइपलाइन रूट जो है वो अप्रूवल डिले कर रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड अर्ली प्लानिंग हेल्प कर सकती है। सेफ्टी रिस्क में अगर कोई लीक हो गया या फिर सैबोटेज हो गया, तो सर्वेलांस और इंश्योरेंस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं मिटिगेशन के लिए। नेक्स्ट जाते हैं वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर वाटर प्रोजेक्ट्स कैसे अर्निंग करते हैं, एक तो यूजर चार्जेस है जो कि हमारे पब्लिक पे करती है, और एक अवेलेबिलिटी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट पे करती है। तो अर्बन वाटर सप्लाई, हाउस होल्ड यहाँ पर वाटर बिल्स पे करेंगे, रेवेन्यू डिपेंडेंट होगा कलेक्शन एफिशिएंसी के ऊपर। ई कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसेशन एग्रीमेंट, बल्क वाटर सप्लाई एग्रीमेंट। टिपिकल कंसेशंस यहाँ पर 20 to 30 इयर्स के रहते हैं। सेक्टर वाटर सप्लाई, इरिगेशन, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट। रेगुलेटर में स्टेट वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं वो आपका यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, तो अगर मान लो अर्बन वाटर सप्लाई है, हाउस होल्ड ने पे करे वाटर बिल्स, रिवेन्यू कलेक्शन एफिशिएंसी। बल्क वाटर में गवर्नमेंट पे कर रही है फिक्स फी या फिर अवेलेबिलिटी के लिए, तो ज्यादा सेफर मॉडल होगा। वाटर प्राइसिंग आपकी पॉलिटिकली सेंसिटिव मानी जाती है। ठीक है, तो यूजर टैरिफ, हाउस होल्ड बिलिंग हो रही है, अवेलेबिलिटी पेमेंट है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रिपिंग फी हम यूज करेंगे वेस्ट डिस्पोजल के लिए, पावर रेवेन्यू में वेस्ट टू एनर्जी यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। तो ये आप देखेंगे, यूजर चार्जेस, टैरिफ कलेक्ट करे कंज्यूमर से, अर्बन वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रियल वाटर। अवेलेबिलिटी बेस्ड में गवर्नमेंट पे करेगी फिक्स्ड अवेलेबिलिटी फी, बल्क वाटर सप्लाई, इरिगेशन। टिपिंग फी में वेस्ट डिस्पोजल फी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू, पावर सेल हो रहा है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स यूज करेंगे। क्या क्या की रिस्क हैं और इनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। सबसे पहले पॉलिटिकल रिस्क है जो कि बिगेस्ट माना जाएगा, गवर्नमेंट टैरिफ्स आसानी से यहाँ पर बढ़ा नहीं सकती, मिटिगेशन के लिए गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन या अवेलेबिलिटी मॉडल्स को यूज करो। कलेक्शन रिस्क की भाई यहाँ पर जो है पुअर कलेक्शन हो रहा है, लोग पे ही नहीं कर रहे वाटर बिल्स को, तो एस्क्रो और गवर्नमेंट गारंटीज यूज करो।
वाटर अवेलेबिलिटी में सोर्स वाटर वेरिएबिलिटी, स्टोरेज, वाटर राइट एग्रीमेंट्स, मल्टीपल सोर्सेज, रेगुलेटरी में टैरिफ रेगुलेशन, एनवायरमेंटल नॉर्म्स, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या देखा जाता है कि मान लो कोई भी एजिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो उसका एज टाइम हो गया, काफी पुराना है, कंडीशन असेसमेंट करेंगे, फेज्ड रिहैबिलिटेशन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर में ओल्ड पाइपलाइंस होती हैं, लीकेज होता है, तो रिहैबिलिटेशन प्लानिंग है। वाटर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रिस्क को गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अवेलेबिलिटी पेमेंट्स के थ्रू। क्लियर, चलो नेक्स्ट जाते हैं टेलीकॉम पर। तो पावर रेवेन्यू यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, ये सबसे पहले क्वेश्चन है। तो मान लो कोई टावर कंपनी है, एयरटेल जियो के टावर्स लगते हैं, अब ये सेम टावर यहाँ पर यूज कर रहे हैं मान लो, तो पे करेंगे मंथली रेंट, स्टेबल इनकम होगी। डेटा सेंटर्स हैं तो कंपनी स्टोर कर रही है डेटा, रिकरिंग चार्जेस यहाँ पर पे करेंगी। तो टावर से लीज रेंट मिलता है, फाइबर से बैंडविड्थ चार्जेस मिलते हैं, डेटा सेंटर से कोलोकेशन और पावर, टेलीकॉम सर्विसेज से वॉइस और डेटा टैरिफ्स मिलते हैं। तो टेलीकॉम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का एक मिक्स देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एसेट की लाइफ 10 से 15 साल शॉर्टर होती है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस की वजह से, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है टाइम के साथ। स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस, टावर लीज एग्रीमेंट, की कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आपके होते हैं। तो यहाँ पर अब रेगुलेटर में ट्राई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। रेवेन्यू मॉडल, टेलीकॉम टावर्स है, टावर लीज पर पावर सप्लाई चार्जेस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन्फ्लेशन लिंक्ड होते हैं। फाइबर नेटवर्क्स में डार्क फाइबर लीज, बैंडविड्थ चार्जेस, तो इनडिफाइजेबल राइट्स यहाँ पर आपको यूज करने के लिए मिलती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। डेटा सेंटर्स में कोलोकेशन चार्जेस, पावर एंड कूलिंग क्रॉस कनेक्ट्स, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रिकरिंग रेवेन्यू है। मोबाइल सर्विसेज में वॉइस डेटा टैरिफ्स, हाई कंपटीशन, डिक्लाइनिंग एआरपीयू। की रिस्क और मिटिगेशंस क्या क्या हमारे पास में रहेंगे। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होना, 4G आया, 5G आया, 6G आया, तो मिटिगेशन हमारे पास अपग्रेडेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और टावर को हम कैसे रीयूज कर पाए। रेगुलेटरी चेंजेस, यहाँ पर हमारे पास स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग चेंज हो रही है, तो लॉन्ग टर्म लाइसेंसेस हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन देखा जाता है, तो यहाँ पर प्राइस वॉर्स होते हैं, कंसोलिडेशन करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, जैसे जियो का बहुत बड़ा एग्जांपल है। राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे में हमारे पास में फाइबर लेइंग अप्रूवल्स होते हैं, गवर्नमेंट रो पॉलिसीज यहाँ पर यूज की जाती हैं, तो स्टेट लेवल पॉलिसीज यूज करें। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, पावर सप्लाई, यहाँ पर हमारे पास में पावर रिस्क होते हैं, टावर्स में आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बैकअप के लिए बैटरी और डीजल यूज किया जाता है। तो टेलीकॉम की एसेट लाइफ है 10 से 15 साल और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की 20 से 25 साल है, तो ये काफी डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर ये डिपेंड करती है कि कौन पे करेगा। अगर गवर्नमेंट है तो रिस्क लो होता है, कॉन्ट्रैक्टेड बायर है तो मीडियम होता है, लेकिन पब्लिक है तो रिस्क हाई हो जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपकी सेफ मानी जाती है। ये आपके यहाँ पर समरी टेबल है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर रखा है, तो जो चीजें हमने पढ़ी हैं वही आपकी समराइज मैनर में है। आप इसको स्टडी करना चाह सकते हैं तो कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास ग्लॉसरीज हैं, जो कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी, ऑलरेडी आप ये सारी चीजें जानते हैं, हमने वैसे तो कवर कर ली है, बट ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन है। इसी के साथ में आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप पूरा चैप्टर्स आपको पसंद आ गए होंगे, सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट कर पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।